नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरों को यहाँ पे कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो है आपके उत्तर पूर्व से, जो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, कि असम सरकार ने रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। असम में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपको बताना है। एक जानकारी इसमें छुपी हुई है कि असम सरकार ने रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी दे दी है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और दूसरा प्रश्न है कि उसी चीज़ में पूछा गया है आपको कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा या 1, 2 और 3? तो ये आपको बताना है कि एक नया तो बन ही गया है, साथ साथ और कौन से राष्ट्रीय उद्यान असम में आते हैं। रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताने हैं: काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, 1, 2 और 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका 1, 2 और 3 सभी, क्योंकि काजीरंगा, मानस और डिब्रू साइखोवा ये पहले से असम में जो है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं, और अभी नया जो राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है वो रायमोना नेशनल पार्क बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। और इसी में अगर हम बात करें तो दूसरे प्रश्न से पहले मैं इसकी चीजें बता दूं कि असम सरकार ने एक उग्रवाद से ग्रस्त आरक्षित वन में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे यदि मंजूरी दी जाती है तो राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो मैं बाकी आपको बता ही चुका हूं। तो इसमें ये जो है राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा तो छठवां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असम में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, मानस, ओरांग, ये सब जो हैं आपके पहले से मौजूद हैं, और ये छठवां रायमोना बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि कोरी एंडरसन ने दिसंबर 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, मतलब वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल से जुड़ा हुआ जो है प्रश्न है कि कोरी एंडरसन ने दिसंबर 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की घोषणा की है। वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, गोल्फ या क्रिकेट? ये आपको बताना है। कोरी एंडरसन ने दिसंबर 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, टेनिस, गोल्फ या क्रिकेट? इसका सही उत्तर है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं कोरी एंडरसन। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और यूएसए के मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल का करार किया है। तो अब ये यूएसए के जो मेजर क्रिकेट लीग एमएलसी है, इसके साथ 3 साल तक खेलते रहेंगे। पुरुषों के क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड रखने वाले एंडरसन के पास न्यूजीलैंड के सभी प्रारूपों में 93 कैप हैं, और उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक के साथ 2270 रन बनाए हैं और 90 विकेट भी लिए हैं। अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह रहे हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि डॉक्टर शिव थानू पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसने किया? ये डॉक्टर शिव थानू पिल्लई जो हैं, इन्होंने एक लिखित पुस्तक लिखी है जो इनकी अब्दुल कलाम के साथ जितनी भी यादें हैं उससे जुड़ी हुई हैं और अनटोल्ड स्टोरी है। तो ये 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसने किया? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी? तो शिव थानू पिल्लई द्वारा जो लिखित पुस्तक है इसका विमोचन वेंकैया नायडू ने किया। इसके बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वेंकैया नायडू। इन्होंने शिव थानू पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, 40 साल जो इन्होंने अब्दुल कलाम के साथ बिताए, अनटोल्ड स्टोरीज को आभासी तौर पर विमोचन किया है। तो इसको जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका विमोचन किया गया। ये पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन का एक प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है। ये जो पैटनगन प्रेस एलएलपी द्वारा प्रकाशित किया गया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है पेंटागन प्रेस जो इसके द्वारा प्रकाशित है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया पेंटागन जो प्रेस है उसकी कई चीज़ें हैं, उसमें विवरण दिया गया है। और इसको जो है मैंने जैसा बताया कि शिव थानू पिल्लई द्वारा जो है लिखित है ये बुक। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर कि लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बाराही देवी धाम होगा? तो ये जो है एक स्टेशन का नाम बदला गया है। लखनऊ वाराणसी जो रेलखंड है उसमें प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बाराही देवी धाम होगा? अंतु, दांदुपुर, पिथरीगंज या
बिश्नाथागंज, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दांदूपुर का नाम बदल दिया गया है। तो लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखा। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर मां बाराही देवी का मंदिर है, इसलिए अब जो है उन्हीं के नाम पर इस धाम का नाम रख दिया गया है। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर कि किस शहर के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा में एक मोबाइल मेडिकल वैन को लोगों को समर्पित किया गया है। तो किस शहर के राजभवन में ये आयोजित एक समारोह हुआ था जिसमें मुंबई के लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन को समर्पित किया गया है। तो ये जो है आपको बताना है कि किस शहर के राज्य भवन में आयोजित जो हुआ था एक समारोह, और किसने जो है ये आपकी मोबाइल वैन समर्पित की है। भगत सिंह कोश्यारी ने, उद्धव ठाकरे ने, सत्यपाल मलिक ने या देवेंद्र फडणवीस ने। तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह कोश्यारी, यही राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। तो इनमें बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में एक आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन समर्पित की है। मोबाइल मेडिकल वैन मुंबई के लगभग 20 स्लम क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयाँ, चश्मा प्रदान करेगी और लोगों की आवश्यक सर्जरी की व्यवस्था करेगी। तो ये उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम लिया गया है। बढ़ते हैं आज के 6वें प्रश्न के लिए और कि चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। ये जो है आपको बताना है चीन, रूस, इटली या जापान। इनमें से किस देश ने जो है चंद्रमा पर झंडा लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर है कि चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला देश जो है वो चीन है। और इसमें बात करें तो चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीनी अंतरिक्ष यान, जो अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में ही पहले भी पढ़ाया था, चांग-ए 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया है। और चांग-5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने, चंद्रमा के नमूने को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। और 1960 और 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। तो ये जो है एक चीन के लिए एक बोला जाए एक स्पेस के क्षेत्र में आपका जो है वो एक बड़ा कदम है। यूएसए और रूस जो है ये पहले कारनामा कर चुके हैं। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। तो अब आपको पता होगा हाल ही में जो है नई संसद भवन बनाया जा रहा है और जिसमें लगभग 9,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है और नई संसद जो है अभी 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसका जो है भूमि पूजन या नींव रखने के लिए कौन जाने वाला है। रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। तो दिसंबर 2020 में जो नई संसद भवन के लिए नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसी में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। तो ये नई संसद बनाई जाएगी और नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। तो ये ऐसा होगा। और गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म एचपीसी डिज़ाइन ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना तैयार की है, जिसके तहत इसको बनाया जाएगा और ये काफ़ी जो है विकसित संसद होगी, जो कई जो हमारे विकसित देश हैं उनकी तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हार्ट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है। तो ये आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती आ रही है उसको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हार्ट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हार्ट पुल को जय हिंद पुल का नाम दिया है। पुल धमनी डायमंड हार्बर रोड पर शहर के मध्य भाग को बेहाला और उसके आगे के दक्षिणी पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है, जो उन्हीं के नाम पर जो सुभाष चंद्र बोस जी को एक तरह से सम्मान देने के लिए, एक तरह से उनको याद करने के लिए जय हिंद पुल नाम रख दिया गया है। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर कि वीज़ा द्वारा संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रूपी के साथ भागीदारी की है।
तो ये आपको बताना है वीज़ा जो एक हमारा कार्ड होता है वो संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रूपी के साथ भागीदारी करी है? यस बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये आपका पीएनबी बैंक, ये आपको बताना है। तो ये वीज़ा द्वारा जो संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश जो है बैंक ने फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है, वो की है एक्सिस बैंक के साथ। इसी में बात करें तो एक्सिस बैंक ने वीज़ा द्वारा संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रूपी फाई के साथ साझेदारी कर ली है। कार्ड को एमएसएमई को उनके व्यापार खरीद के लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने की पेशकश की जाएगी और रूपी फाई बड़े एग्रीगेटरों से जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनी आदि के साथ काम करते हैं ताकि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर बिक्री करने वाले सूक्ष्म व्यवसायों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है वो उनके साथ साझेदारी कर ली है। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर कि मुंबई नागपुर से शिरडी के लिए नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला चरण 1 मई 2021 को जनता के लिए खोला जाएगा। ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये जो है महाराष्ट्र में ये जो आपका एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ये काफ़ी जो अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, जिसमें मुंबई से नागपुर से शिरडी के लिए जो है नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला चरण जो है वो 1 मई 2021 को जनता के लिए खोला जाएगा। और ये कितने जिलों से होकर गुजरने वाला है, ये आपको बताना है। 8 जिलों से, 10 जिलों से, 12 जिलों से या 14 जिलों से? तो इसका सही उत्तर है ये 10 जिलों से होकर गुजरेगा। तो मुंबई से नागपुर शिरडी के लिए नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला चरण 1 मई 2021 को सार्वजनिक रूप से खोला जाएगा। और लगभग अगर हम बात करें तो ये आपका इसमें जो लागत लग रही है वो 55,000 करोड़ की लागत से 8 लेन का 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये 10 जिलों से होकर गुजरेगा और मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 18 घंटों से घटाकर 8 घंटे तक करने की उम्मीद है। तो ये जो है एक अच्छा कदम है सड़क जो परिवहन है उसको बेहतर करने के लिए। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये लेक्चर आपको किसी तरह से कोई भी आपके सुझाव हो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा भी नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेक्चर को। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।